everyone, welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastav and I hope you all are doing good. So आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फिर यूनिटरी है. इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूनिटरी फॉर्म होता क्या है, फेडरल फॉर्म होता क्या है, दोनों के फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, एंड देन लास्टली हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर. देखिए, जब हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग कुछ बुलेट पॉइंट्स देखेंगे, कुछ फीचर्स देखेंगे जो कि एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं. सबसे पहले एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है एंड द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट एंजॉय पावर डेलीगेटेड टू देम बाय द सेंटर. मतलब जो भी पावर्स होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं, स्टेट्स को वही पावर दी जाती हैं जो कि सेंटर उनको डेलीगेट करता है. तो सेंट्रलाइजेशन पावर होती है और स्टेट एंड जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो पावर्स एंजॉय करती हैं जो उनको स्टेट के थ्रू दी जाती है. मतलब सारी पावर्स जाके सेंटर में वेस्ट करती हैं और स्टेट को वही पावर्स दी जाएंगी जो कि सेंटर उनको डेलीगेट करेगा. देन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होता है. वी ऑल नो कि हमारे यहाँ जो हम तीन पिलर्स बोलते हैं, लेजिस्लेचर होता है, उसके अलावा व्हाट वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव, देन वी टॉक अबाउट जुडिशरी. तो जो हमारे डिफरेंट जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं, इनमें देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ पावर्स. जब ये यूनिटरी फॉर्म के हम बारे में बात करते हैं तो कोई भी तरीके का सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होता है इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऑल्सो इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का फीचर होता है. मतलब किसी एक पर्सन का, एक सिटीजन का सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप ही हो सकती है. आफ्टर दैट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक ये फीचर होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है. अब देखिए, क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होता है, तो सारी ही पावर्स सेंटर में वेस्ट करती है. और क्योंकि सारी पावर्स सेंटर में वेस्ट करती है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना हो जाता है ईजी. इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल होता है एंड बिकॉज वो फ्लेक्सिबल होता है तो उसमें स्टेबिलिटी ज़रूर लैक होती है, क्योंकि जो सेंटर है उनके विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंगली सेंटर अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं. सो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम जब बात करते हैं तो देयर आर 4 मेजर फीचर्स. फर्स्ट, दैट there is centralization of powers and the state and the local government enjoy the power that has been delegated to them by the center. Secondly, there is no separation of powers. Thirdly, there is a system of single citizenship. And fourthly, there will be a flexible constitution. मतलब constitution का amendment करना होता है easy and flexible. Now, unitary form of government के हम कुछ merits and demerits डिस्कस करते हैं. जब हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स के बारे में बात करते हैं तो वी नो दैट वॉर टाइम्स में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी हेल्पफुल रहती है. नाउ बिकॉज ऑल द पावर्स वेस्ट इन द सेंटर, तो इस तरीके के सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग हो जाती है बहुत ईजी, क्योंकि सारी पावर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो इन्जॉय कर रही है. सो वॉर टाइम्स में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी हेल्पफुल रहता है. सेकेंडली, मेरिट्स में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी नहीं होता है. देखिए, जब स्टेट अपनी पावर्स अलग एक्सरसाइज करेगी और सेंट्रल अपनी पावर्स अलग एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि सारी अथॉरिटी सेंटर में वेस्ट करती है. सिमिलरली इसी रीज़न के कारण से जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये वॉर टाइम्स में बहुत हेल्पफुल होती है. नाउ लेट अस डिस्कस द डीमेरिट्स. तो जब हम सेंट्रल जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे तो वी नो दैट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली इट डेवलप सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी. क्योंकि सारी पावर सेंटर में वेस्ट कर रही है तो एक ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेसी होता है वो एक तरीके की डेवलप हो जाती है, सारी ही चीज़ें सेंटर से ही गवर्न होती हैं. एंड ऑल्सो लॉज मेड and administered in ignorance of local needs. Now, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिर्फ सिंगल गवर्नमेंट होगी सेंटर पे तो जो हमारी कंट्री है वो इतनी डाइवर्स है, इतना बड़ा एरिया है, सारी ही लोकल नीड्स को केटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज एनी पर्सन हु इज सिटिंग इन द सेंटर और से लेट्स दिल्ली, उसको साउथ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है या उसको नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो चीज़ें फेस कर रहे हैं वहाँ के लोग,
उस तक की उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, वहाँ का प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एक जगह से बैठ के चलाई जाती है। बट वी नो दैट हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत डाइवर्स कल्चर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इस चीज़ में ये जो फीचर है ये एक डीमेरिट कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि जो लोकल नीड्स हैं वो यूनिटरी फॉर्म में इग्नोर हो जाती हैं। So demerits में we have 2 points. First is that it develops centralized bureaucracy, and secondly that laws made and administered in ignorance of the local needs. तो जो भी laws बनाए जाएंगे, जो भी laws का execution होगा, वो local needs को ignorance में होगा। अब हम बात करते हैं कि यूनिटरी फॉर्म से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना मैच करता है। नाउ सी, फर्स्टली इंडिया हैज़ ऑल्सो सिंगल सिटीजनशिप। हमारी कंट्री में वी नो दैट सिंगल सिटीजनशिप है, वी ऑल आर इंडियंस। ऐसा नहीं है कि हम अपने एक स्टेट के भी सिटीजन हैं और हम इंडिया के भी सिटीजन हैं, हम सब मिलके एक इंडियन सिटीजनशिप को एंजॉय करते हैं। सेकेंडली, इंडिया में देयर इज नो एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन। इन यूनिटरी फॉर्म हमने एक फीचर पढ़ा था, जस्ट अ सेकेंड, हमने एक फीचर पढ़ा था कि यूनिटरी फॉर्म में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होती हैं। बट जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन नहीं है। ऑल ऑफ अस नो दैट हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ओके, पावर्स जो है वो लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में बांटी गई हैं, इनकी अलग अलग पावर्स दी गई हैं। वी ऑल नो दैट इंडिया कोऑपरेटिव सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलो करता है। सो देयर इज नो एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, there is no absolute centralization, then there is separation of powers, and then flexible in regard to certain portion and for other portion majority is needed. So जब हम अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि बहुत इजीली अमेंडेबल हैं, बट कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिनको आप इजीली अमेंड नहीं कर सकते हो, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप जनरली आप इतनी इजीली उसको अमेंड नहीं कर सकते हो, बट जो दूसरा स्ट्रक्चर है, जो बाकी की चीज़ें हैं, वो हम अमेंड कर सकते हैं। सो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो कुछ तो ऐसा पार्ट है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसको हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, बट कुछ ऐसा पार्ट है जिसके लिए मेजॉरिटी की नीड होती है। देखिए, जब हम अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं तो वी नो दैट एक सिंपल अमेंडमेंट से होता है सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विद रैटिफिकेशन। तो 3 तरीके के हम देखते हैं कि अमेंडमेंट के प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट विल बी अ सिंपल मेजॉरिटी, सेकेंड विल बी अ स्पेशल मेजॉरिटी, एंड थर्ड वुड बी स्पेशल विथ रैटिफिकेशन। बट जब हम 368 के बारे में बात करते हैं, जो आर्टिकल 368 है वो 2 तरीके के बताता है, एक बताता है स्पेशल मेजॉरिटी एंड दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी विथ रैटिफिकेशन। सो इंडिया में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पोर्शन फ्लेक्सिबल है, मीन्स कुछ पोर्शन सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से हो जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन है जो इसमें रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी लगेगा। तो हाफ ऑफ द पोर्शन और हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल इन इट्स नेचर एंड हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब हम देखते हैं कि फेडरल फॉर्म जो रहता है उसके क्या फीचर्स हैं। देखिए, फेडरल फॉर्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम। ठीक है, सेंट्रल या सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको सुप्रीम मानते हैं। सेकेंडली, फेडरल में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, सो फेडरल जो फीचर्स हैं उनमें से एक ये है, इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका रिटन होना मैंडेटरी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देन सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। सो फेडरल में सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं, लेजिस्लेचर का अलग काम होगा, जुडिशरी का अलग होगा, एग्जीक्यूटिव का अलग होगा, एंड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट मीन्स एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी होगी और एक सेंट्रल लेवल की भी गवर्नमेंट होगी। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ओके, एज वी हैव इन इंडिया कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, एंड देयर वुड बी सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। देन ड्यूअल सिटीजनशिप, ये हमारे इंडिया में एज वी ऑल नो कि हमारे यहाँ ड्यूल नहीं, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। बट फेडरल गवर्नमेंट के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसमें ड्यूल सिटीजनशिप का एक फीचर आता है। एंड फेडरल में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है रिजिड, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना इतना ईजी या इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। So when we talk about the features of federal government, we see that there is supremacy of constitution. The constitution is to be a written constitution. There has to be separation of powers and system of double government. ठीक है, जो सबसे important feature है वो यही है। Then independent judiciary, then supremacy of judiciary, dual citizenship and rigid constitution. अब हम देख लेते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डीमेरिट्स होते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फेडरल के बारे में बात कर रहे हैं, नाउ इट प्रोटेक्ट्स द लोकल इंटरेस्ट एंड लोकल नीड्स। जो हमने यूनिटरी में डीमेरिट में पढ़ा था वो फेडरल में एक मेरिट बन जाता है। नाउ क्योंकि गवर्नमेंट दो लेवल की होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है, सेंट्रल लेवल पे भी होती है, तो जो लोकल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए जाते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए लॉज का एग्जीक्यूशन होता है। सो बेसिकली मेरिट में ही हो गया कि इट प्रोटेक्ट्स द लोकल इंटरेस्ट एंड द लोकल नीड्स। सेकेंडली इट इज़ मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर, एज वी ऑल नो कि स्टेट की गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल की गवर्नमेंट होगी, तो डेमोक्रेसी ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएगी। सो ऑफ इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी नो दैट इट इज़ मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लोकल एंड द लोकल इंटरेस्ट एंड द लोकल नीड्स। नाउ डीमेरिट्स, अगेन जो यूनिटरी के मेरिट्स थे वो यहाँ पे डीमेरिट्स हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी, नाउ अगेन क्योंकि लोकल गवर्नमेंट होगी, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देन ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फिर वो हो जाती है थोड़ी वीक, तो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो थोड़ी वीक हो जाएगी। तो ये होते हैं डीमेरिट्स ऑफ द फेडरल फॉर्म। अब हम देखते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिमिलैरिटीज है। फर्स्टली इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जैसे कि फेडरल में भी नोटेड था दैट देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। एक फेमस केस है वी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, and in this case it was held that the constitution shall prevail over the mandate. So इस पॉइंट से रिलेटेड ये एक लैंडमार्क केस था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट करा है। सो एज वी ऑल नो दैट इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। इंडिया में भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर्स है, बट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, हमारे पास कोऑपरेटिव सेपरेशन ऑफ पावर्स है। वी हैव द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, एक कोऑपरेटिव सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में फॉलो की जाती है। So we have separation of powers, that is cooperative separation of powers. Then we have independent judiciary, हमारी जो judiciary वो completely independent है। Then there is no dual citizenship, only single citizenship. तो यहाँ पे एक फीचर अलग हो जाता है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होती है। नाउ ऑल्सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। यूनिटरी में हमने पढ़ा था जिस तरीके से अलग था, एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा था कि फेडरल में जो है वो रिजिड होता है, बट इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी विद रैटिफिकेशन या फिर प्लस रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स लगता है। सो दिस इज द सिचुएशन इन केस ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने यूनिटरी भी पढ़ा, आपने फेडरल भी पढ़ा, आपने यूनिटरी के फीचर्स पढ़े, आपने फेडरल के फीचर्स पढ़े। सो आपको क्या लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फेडरल है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरेशन है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंगली वी इंडियन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ फेडरेशन। नाउ मैं आपको यहाँ पे ये नोट भी करा देती हूँ दैट एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस वाज द केस 1994 में। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन। सो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपने यूनिटरी के भी फीचर्स पढ़े, फेडरेशन के भी फीचर्स पढ़े, एंड सुप्रीम कोर्ट का इस पे जो जजमेंट है वो इंडिया को एक फेडरेशन बताता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।